प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं अध्याय 1 भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण तथा हिंदी भाषा। भाषा बच्चों, सामने दिए गए चित्र में माँ और बेटी के बीच में क्या बातचीत हो रही होगी, कल्पना कीजिए। मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाता है। वह जो भी चिंतन या मनन करता है उसे आवश्यकता अनुसार लिखकर, बोलकर, सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। भाषा के बिना मनुष्य अपने आप को असहाय महसूस करता है। कुछ बातें हाव भाव या संकेतों के माध्यम से प्रकट की जा सकती है, किंतु वे संकेत पूर्णतया यानी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाते। मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं जो अर्थ को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार भाषा में मुख्यतः दो चीजें होती हैं, वाणी यानी मुख से ध्वनि निकालना और अर्थ उस ध्वनि का सार्थक होना। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। इस प्रकार भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा के दो रूप है, मौखिक यानी कथित और दूसरा है लिखित। मौखिक और कथित भाषा। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने मुख से कुछ ध्वनि संकेतों का उच्चारण करता है। ये ध्वनि संकेत निश्चित होते हैं, इस कारण इन्हें सुनने वाला व्यक्ति इन्हें समझ सकता है। परंतु भाषा के इस रूप का प्रयोग आमने सामने स्थित लोगों के साथ ही किया जा सकता है। साथ ही मुख से कही गई भाषा स्थायी नहीं होती। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा का उद्गम मनुष्य द्वारा बोली गई ध्वनियों के लिए कुछ विशेष लिखित चिन्हों के आविष्कार से हुआ। भाषा का यह स्थायी रूप होता है तथा इसकी सहायता से मनुष्य अपने विचारों को दूर स्थित मनुष्य तक पहुंचा सकता है। परंतु मौखिक भाषा की तुलना में इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि निरक्षर व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर पाती। जैसे समाचार पत्र है, कोई पत्रिका है, उसमें क्या है, उसमें हम लिखित भाषा को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जो निरक्षर यानी जो अनपढ़ व्यक्ति है वो उसका प्रयोग नहीं कर सकता। मातृभाषा यानी मातृ और भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा। वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यदि माँ मराठी बोलती है तो बालक की मातृभाषा मराठी होगी। यदि परिवार द्वारा पंजाबी बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा पंजाबी होगी। राष्ट्रभाषा। राष्ट्र और भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग किसी देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे जापान की जापानी, चीन चीनी, फ्रांस की फ्रांसीसी, ब्रिटेन की अंग्रेजी आदि। राजभाषा। राज यानी भाषा अर्थात राजकाज की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है, इसे एक ना समझे। भारत में कार्यालय कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपर्क भाषा। संपर्क और भाषा अर्थात संपर्क की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी। भारत की मान्यता प्राप्त अन्य भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे सभी इस प्रकार है
हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी। हिंदी भाषा का उद्गम संस्कृत से हुआ है। संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश से अनेक बोलियां निकली, जिनमें प्रमुख थी खड़ी बोली, मैथिली, भोजपुरी, बिहारी, ब्रज, अवधी आदि। इन सभी बोलियों के समूह से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। बोली भाषा का क्षेत्र अत्यंत विशाल होता है, इसीलिए बहुधा उसके स्थानीय रूप का जन्म होता है, जो एक क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। भाषा के इसी स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। इसका प्रयोग बोलचाल के लिए ही होता है। इसका कोई लिखित साहित्य नहीं होता है। हमारे देश में हिंदी की कई बोलियां हैं, जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, बुंदेली, गढ़वाली, मारवाड़ी इत्यादि। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। इसमें साहित्य रचना भी होती है। बोली की अपेक्षा इसका रूप अधिक विकसित है। जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली बोलियां हैं, पर इनके परिष्कृत रूप से उच्च कोटि का साहित्य उपलब्ध है। जैसे ब्रज भाषा में सूरदासकृत सूरसागर, अवधी में तुलसीकृत रामचरितमानस, मैथिली में विद्यापतिकृत पद्मावली आदि। जैसे ब्रज भाषा में सूरदासकृत सूरसागर, अवधी में तुलसीकृत रामचरितमानस, मैथिली में विद्यापतिकृत पदावली आदि। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। बोलचाल की सुविधा और क्षेत्रता को ध्यान में रखकर हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली आदि। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली, हिमाचली। राजस्थानी हिंदी, मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी। ये जो अलग अलग स्थानों के अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग हिंदी है सब हिंदी, लेकिन उनका जो रूप है वो अलग है। आप लखनऊ जाएंगे आपको अलग हिंदी मिलेगी, आप बिहार में जाएंगे हिंदी है, लेकिन जो उसका रूप है वो अलग है। ऐसी राजस्थान में, पहाड़ों में, हिमाचल में हिंदी है, लेकिन उनका जो रूप है वो अलग है। लिपि का अर्थ है लिपना। बच्चों, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में जाना कि मनुष्य ने उच्चरित भाषा को स्थायी रूप देने और अपने विचार दूर बसे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए चित्रों को माध्यम बनाया, जिसे चित्रलिपि कहा जाता है। फिर उसने उच्चरित ध्वनियों को चिन्ह दिए, यही चिन्ह लिपि कहलाए। इस प्रकार उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां, ये भाषा है लिपि, भाषा लिपि। संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, कश्मीरी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, संथाली देवनागरी, बोडो देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, जर्मन रोमन, फ्रांसीसी रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, बंगाली बांग्ला। हिंदी साहित्य। हिंदी के जिस रूप को आज राजभाषा के रूप में जाना जाता है वह खड़ी बोली कहलाता है। राष्ट्रीय समाचार पत्र, पत्रिकाओं, दूर संचार के साधनों आदि में खड़ी बोली का ही प्रयोग किया जाता है। किंतु यदि हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करें तो पाएंगे कि खड़ी बोली के वर्तमान रूप में लिखित साहित्य का विकास 19वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हुआ है। प्राचीन काल में हिंदी की अन्य बोलियां और उपभाषाओं में अनेक विश्व स्तरीय रचनाओं का निर्माण हुआ। ऐसी ही कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित थी। पहला है अवधी में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस एवं मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत। ब्रज में सूरदास द्वारा रचित सूरसागर और बिहारी द्वारा रचित सतसई, और मैथिली में विद्यापति द्वारा रचित पदावली, और सधुकड़ी में कबीरदास द्वारा रचित साखियां। आज खड़ी बोली हिंदी भाषा की लिखित रचना का सशक्त माध्यम है। खड़ी बोली के कुछ प्रमुख साहित्यकार निम्नलिखित हैं। गद्य साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश आदि। पद्य साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त,
जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पद और महादेवी वर्मा आदि। व्याकरण आपने यह जाना कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द, शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य और वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती है। यदि ये व्यवस्थित ना हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी। किस वर्ण, शब्द और वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है, अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान और प्रयोग सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो आओ दोहराएं, भाषा द्वारा विचारों और भावों का आदान प्रदान होता है। राजभाषा का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। बोली का कोई लिखित साहित्य नहीं होता, लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि होती है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व प्रयोग सिखाता है। अब आपकी बारी, पहला है सही विकल्प चुने। क, भारत की संपर्क भाषा का नाम क्या है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या मराठी? तो हिंदी। भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949। गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी। दूसरा है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान तथा प्रयोग सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। दूसरा है भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेपाली और बोडो भाषाओं की लिपि है देवनागरी। और डैश का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का। तीसरा प्रश्न है सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। साहित्य रचना के पश्चात बोली उपभाषा कहलाने लगती है। तो ये है सही। लिखित भाषा की तुलना में मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है, सही है। व्याकरण द्वारा हम भाषा का शुद्ध रूप सीखते हैं, ये भी सही है। संस्कृत भाषा का उद्गम प्राकृत भाषा से हुआ था, ये भी सही है। प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। भाषा के मुख्य रूप कौन से हैं? उनके 4 उदाहरण लिखो। गद्य और पद्य साहित्य के 4 मुख्य साहित्यकारों के नाम और रचनाएं लिखिए। लिपि क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के नाम लिखो। तो प्यारे बच्चों, आप ये प्रश्न करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे।